अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट, तो आज हम बहुत अहम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, जो हमारे आने वाले लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन में उसको समझने में बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा, उस लेक्चर को आप नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, ये शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, ये सब के सब एटम के अंदर होते हैं। एटम को हमने पहले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। अब यहाँ भी आपको पता है एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, किस चीज़ का? मैटर का। फिर एटम के हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में, एक है सेंट्रल पार्ट, एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन या पार्ट। अब जो सेंट्रल पार्ट है, मैंने एटम का एक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर ड्रा किया आपके समझाने के लिए। वैसे एटम तो बहुत छोटे होते हैं। एटम का ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है, ये एटम का सेंट्रल पार्ट है। इस सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये क्या है? जो आपके पास एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। फिर दूसरे नंबर पे एटम का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियस के बाद जो रीजन स्टार्ट होते हैं उस रीजन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब यहाँ भी याद रखना, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इसने एटम का बहुत कम हिस्सा ऑक्यूपाई किया है, बहुत कम हिस्सा गिरा है। तो हम कहते हैं इसने टोटल 1% जो स्पेस है इसने ऑक्यूपाइड किया है। 1% स्पेस किसने? न्यूक्लियस ने, सेंट्रल पार्ट ने। बाकी एटम का जो 99% स्पेस है, बाकी जो 99% स्पेस है वो किसने? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ने ऑक्यूपाई किया है। अब स्टूडेंट, आपको पता है एटम के अंदर फिर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स को कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर, ये लगभग 150 है। इन 150 में एक पार्टिकल्स के अलावा, एक पार्टिकल्स, ये जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अलावा बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वो मौजूद होते हैं एटम के सेंट्रल पार्ट में, जिसने 1% स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, मतलब न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसमें आपको खाली स्पेस नज़र नहीं आएगा। इसमें क्या है? सब के सब पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद है। बाकी जो एक पार्टिकल्स रह गया, एक पार्टिकल्स जिसने 99% स्पेस ऑक्यूपाइड किया है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं। जिस तरह हमारे अर्थ और दूसरे सोलर सिस्टम, दूसरे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो सन के आसपास क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर भी इसी तरह है, न्यूक्लियस के आसपास से क्या करते हैं? घूमते हैं। अब स्टूडेंट, जो सब एटॉमिक पार्टिकल एक के अलावा बाकी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर मौजूद है। तो जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, बेशक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एटम के अंदर मौजूद है, लेकिन इसका जो मास है वो हम एटॉमिक मास में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि सब के सब मास यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका मास बहुत कम है। ये 1836 टाइम जो है प्रोटॉन से कम है और 1842 टाइम जो है न्यूट्रॉन से कम है, वो जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इस वजह से इनकी जो मास है इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसका जो स्पीड होती है, इनकी जो वेलोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। इसका लोकेशन मालूम करना बहुत मुश्किल काम है और आज तक किसी ने इसका एग्जैक्ट पोजीशन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर मालूम किया है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी या चांसेस की बुनियाद पर बात करते हैं कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसको हमने एक खास रीजन में डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। उनको हम शेल कहते हैं। एक शेल ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पर देखना, ये जो शेल है, पहले शेल को हम कहते हैं के शेल, पहले शेल को हम कहते हैं के शेल, दूसरे को हम कहते हैं एल शेल, तीसरे को हम कहते हैं एम शेल और चौथे को हम कहते हैं एन शेल।
अब यहाँ पे इन शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स अपना स्पेस, अपना जगह मालूम करवाने के लिए इसने पूरा केमिस्ट्री अपने लपेट में ले रखी है। ख़ास तौर पर फिजिकल जो केमिस्ट्री है, जिसके अंदर बहुत बड़े डेरिवेशन वगैरह किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन, उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करने के लिए। अब यहाँ पे जो शेल है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। और याद रखना, शेल को हम ऑर्बिट भी कहते हैं क्योंकि ये गोल है, और इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो एनर्जी लेवल है इस शेल का वो अलग है, इसका उससे ज़्यादा है, फिर इसका इससे ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है। जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उतना ही उस शेल का एनर्जी ज़्यादा होगा, जितना वो शेल के न्यूक्लियस के करीब होगा उतना उसका एनर्जी कम होगी। तो वैलेंस शेल के अंदर जो के शेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एल शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो एम शेल है इनके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और एन शेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे ये कत्ता मेरा कहने का मकसद नहीं कि आपको के शेल में बस इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे या आपको एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। भाई इतने आसानी से ये इलेक्ट्रॉन मिलने वाले नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम शेल से सब शेल पे जाते हैं, सब शेल से ऑर्बिटल पे जाते हैं, जहाँ पे ऑर्बिटल के अंदर फिर 99% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको हम मालूम कर सकते हैं कि ये भाई ये इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस है, या आप इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कि सब शेल क्या है, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल, इनकी डेफिनेशन समझते हैं और फिर यहाँ से इसको डिटेल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट, तो अभी हम जाते हैं शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, ये क्या है, दूसरे नंबर पे सब शेल क्या है, तीसरे नंबर पे ऑर्बिटल क्या है। फिर बाद में हम ये पढ़ेंगे कि शेल टोटल कितने होते हैं, शेल के अंदर सब शेल टोटल कितने होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। स्टूडेंट, जैसे मैंने एटम के स्ट्रक्चर में भी आपको बताया था, शेल जो है एक सर्कुलर पाथ है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के आसपास, किसके अंदर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऐसे रीजन को, ऐसे सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, शेल या ऑर्बिट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें शेल के नंबर के बारे में बताता है, शेल के साइज के बारे में बताता है और शेल के डिस्टेंस के बारे में बताते हैं कि वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। ये जो n वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, ये 1 से स्टार्ट होती है, इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक। आमतौर पर इनकी वैल्यू जो है वो 4 तक होती है। अगर n की वैल्यू n की इक्वल था तो ये जो आपके पास शेल होगा वो कौन सा शेल होगा, वो होगा के शेल। अगर n की वैल्यू 2 की इक्वल था तो ये शेल होगा एल शेल। अगर n की वैल्यू 3 के इक्वल था तो ये शेल होगा m शेल। अगर n की वैल्यू 4 के इक्वल था तो ये होगा n शेल। मतलब आमतौर पर ये जो शेल है एटम के अंदर 4 होते हैं। उसके बाद सब शेल। सब शेल जो है ये भी एक स्पेस है, एक रीजन है शेल के अंदर, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है किसके मुकाबले में, शेल के मुकाबले में। तो ऐसे स्पेस को, ऐसे रीजन को शेल के अंदर, उसको हम कहते हैं सब शेल। द स्पेस or region inside the shell where the probability of finding the electron is more than the shell is called subshell। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के नंबर के बारे में बताता है, उसके साइज के बारे में बताता है और उसके अंदर सब शेल होते कितने हैं। ये जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसको हम फिर
छोटे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एल की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती है 0 से, और वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। और आपके पास ये जो सब शेल है, ये आमतौर पर सब शेल जो है बल्कि हमेशा के लिए ये 4 किस्म के होते हैं। सब शेल जो है वो 4 किस्म के होते हैं। एक है SVDF, और इसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। शेल को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं KLMN, और इसको सब शेल को हम छोटे लेटर से लिखते हैं। अब तीसरे नंबर पे ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक स्मॉलेस्ट स्पेस है या वॉल्यूम है या रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो मैक्सिमम है, वो 99% है। तो ऐसे स्पेस को, ऐसे स्मॉलेस्ट स्पेस को, ऐसे रीजन को, ऐसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को हम कहते हैं ऑर्बिटल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अब चलते हैं कि जो शेल है वो कितने हैं, शेल के अंदर जो सब शेल है वो कितने हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। स्टूडेंट, तो सबसे पहले आते हैं एटम के अंदर। एटम के अंदर हम इन स्टेज से गुजर करके हम इस इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है, जो एग्जैक्ट पोजीशन है, जो 99% जहाँ पे ये रहते हैं उसको मालूम करते हैं। तो ये जो एटम के अंदर इस इलेक्ट्रॉन्स को हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते हैं, तो हमें एक स्टेप के साथ जाना पड़ता है, फिर जाकर हम इस ऑर्बिटल के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एटम के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जिस तरह आप बलूचिस्तान एक सूबा है पाकिस्तान का, उसमें आप एक पर्सन को आप ढूंढना चाहते हैं। अब क्या होता है, जो बलूचिस्तान है वो एरिया के हवाले से बहुत बड़ा सूबा है। अब उसके अंदर जो मेन शहर है, जो बलूचिस्तान जो दारुल-हुकूमत है, वो आपको पता है क्या है, क्वेटा। तो इस शख्स को ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले बलूचिस्तान में कहाँ पे आना पड़ता है, क्वेटा के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता आप जो है इस अप्रोच कर सकते हैं इस पर्सन तक। इसी तरह आप एटम से आहिस्ता आहिस्ता आपकी अप्रोच होगी कहाँ तक, इलेक्ट्रॉन्स तक। अब हम एटम के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो एटम के अंदर जो शेल है, शेल से फिर हम कहाँ पे जाते हैं, सब शेल की तरफ। सब शेल स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी सब शेल जो है वो 4 किस्म के होते हैं, SVDF, जिसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। अब उसके बाद नवाकिली, आपको पता है नवाकिली जो है ये भी एक बड़ा शहर है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गलियाँ मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारे टाउन वगैरह मौजूद हैं। तो नवाकिली के अंदर हमें पता चला कि वो जो शख्स है वो कहाँ पे मौजूद है, वो फ्लीस कॉलोनी के अंदर मौजूद है। फ्लीस कॉलोनी एक बड़ी कॉलोनी है, कहाँ पे, नवाकिली के अंदर। अब इसी तरह सब शेल से आप किस तरफ जाते हैं, ऑर्बिटल की तरफ। अब हम बड़े लेवल से छोटे छोटे लेवल पे जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उसके हम नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब जो फ्लीस कॉलोनी है या जो ऑर्बिटल है, इसको हम साथ साथ लेकर जा रहे हैं। तो ऑर्बिटल के बाद ऑर्बिटल के अंदर आपको क्या नज़र आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। इसी तरह फ्लीस कॉलोनी के अंदर आपको वो जो शख्स है वो आपको फ्लीस कॉलोनी में नज़र आएगा। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताने के साथ साथ मैंने इस शख्स का एड्रेस भी आपको बता दिया। अब स्टूडेंट चलते हैं, शेल कितने हैं, सब शेल कितने हैं, ऑर्बिटल कितने हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। स्टूडेंट शेल जो है, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ये जो शेल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। आपको डेफिनेशन में बता दिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। किस चीज़ से, N से। अगर N की वैल्यू 1 के इक्वल थी तो कौन सा शेल होगा, वो K शेल होगा। अगर N की वैल्यू
2 के इक्वल थी तो वो एल शेल होगा। अगर n की वैल्यू 3 के इक्वल थी तो वो m शेल होगा। अगर n की वैल्यू 4 के इक्वल थी तो वो n शेल होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको स्ट्रक्चर एटम के स्ट्रक्चर में बताया था कि के शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एम शेल के अंदर हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन शेल के अंदर हमेशा 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये शेल की बात होगी। अब हम ढूंढते हैं कि ये जो शेल के अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ पे मौजूद है, एल के अंदर ये कहाँ पे मौजूद है, एम के अंदर ये कहाँ पे मौजूद है। तो हम शेल से किस तरफ आ रहे हैं, अब सब शेल की तरफ आ रहे हैं। स्टूडेंट सब शेल SPDF 4 किस्म के होते हैं। अब एक अलग बात है कि के शेल के अंदर या एल शेल के अंदर या एम शेल के अंदर किसी के अंदर 2 सब शेल होंगे, किसी के अंदर 3 सब शेल होंगे, क्योंकि सब शेल जो है वो अब शेल के मुकाबले में एक छोटा रीजन, एक छोटा स्पेस है, एक छोटा सा इलाका है। तो स्टूडेंट याद रखना जो के शेल है, पहले हम के शेल की बात करेंगे, इसके अंदर एक ही सब शेल मौजूद है जिसका नाम है S। अब ये जो S सब शेल है ये आपको L में भी नजर आएगा, M में भी नजर आएगा, N में भी नजर आएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब यहाँ पे L शेल के अंदर आपको 2 सब शेल नजर आएंगे। S तो मौजूद है, इसके साथ साथ एक नया शेल की एंट्री हुई जिसका नाम है P सब शेल। अब इसके अंदर L के अंदर 2 सब शेल हो गए SP। अब ये जो SP है ये अब यहाँ पे M के अंदर ये 2 तो लाजमी आएंगे। इसके साथ साथ एक नई शेल की एंट्री होगी तीसरे शेल की जिसका नाम है D सब शेल। अब टोटल सब शेल M के अंदर हो गए 3, 1 2 3। अब इसके साथ साथ N के अंदर जो सब शेल हैं ये 3 तो लाजमी होंगे SPD। इसके साथ साथ एक चौथे सब शेल की एंट्री होगी जिसका नाम है F सब शेल। तो टोटल इसके अंदर कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल इसके अंदर 4 हो गए। मतलब के शेल के अंदर 1 सब शेल, एल शेल के अंदर 2 सब शेल, एम के अंदर 3 सब शेल, एन के अंदर 4 एफ सब शेल। अब हम सब शेल तक पहुंच चुके हैं। अब सब शेल के बाद हम आते हैं किसकी तरफ, ऑर्बिटल की तरफ। मतलब नवाकिली से हम अब प्लेस खाने की तरफ जा रहे हैं। शेल से सब शेल से हम किस तरफ जा रहे हैं, ऑर्बिटल की तरफ। अब जो ऑर्बिटल है ये और छोटे छोटे रीजन है। मतलब अब जिस तरह हमने शेल को डिवाइड किया था, सब शेल बनाया था, अब हम सब शेल को डिवाइड कर रहे हैं, उसे क्या बना रहे हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो है ये सबसे छोटे छोटे कमरे हैं, सबसे छोटे छोटे जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ये स्मॉलेस्ट रीजन है, स्मॉलेस्ट स्पेस है किसके अंदर, सब शेल के अंदर। अब यहाँ पर देख ले, इस एक सब शेल है उसके अंदर सब शेल के बाद हमने ऑर्बिटल पे जाना है, तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल मौजूद है जिसका नाम है 1s। 1s एक ऑर्बिटल है किसके अंदर मौजूद, s सब शेल के अंदर। और हम कहते हैं कि इसके अंदर एक छोटे कमरे की शक्ल में लिखा है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही छोटा कमरा होता है। इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। किसके अंदर मौजूद है, s सब शेल के अंदर मौजूद है। अब इसी तरह अगर ये जो आपके पास 1s ऑर्बिटल अगर ये यहाँ पे इस सब शेल के अंदर मौजूद है तो ये आपको इसके अंदर इस सब शेल के अंदर भी नजर आएगा, यहाँ पर भी नजर आएगा, यहाँ पर भी नजर आएगा। आपने अगर यहाँ पर पहले के मतलब इस सब शेल में लिख दिया तो बाकी में भी उसको लिखना है, फी में भी लिखना है, डी में भी लिखना है, एफ में भी लिखना है। अब इसके साथ साथ जो एल शेल है उसके अंदर 2 सब शेल थे SP, और अब हम ऑर्बिटल बता रहे तो इसके अंदर 1s ऑर्बिटल था, पी के अंदर 3 पी ऑर्बिटल। मतलब पी जो सब शेल है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, मतलब 3 छोटे छोटे कमरे हैं, 1 2 3। अब उसके बाद इस एम शेल की तरफ आते हैं। एम शेल के अंदर हमने बताया कि 3 सब शेल होते हैं। अब सब शेल से हम जा रहे हैं ऑर्बिटल की तरफ, तो इसके अंदर 1s ऑर्बिटल हमें पता है। ये जो 2 आपने यहाँ भी लिखे हैं यहाँ पर भी लिख दें। तो पी जो है यहाँ पे इसके अंदर 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, 3 छोटे छोटे कमरे होते हैं, 1 2 3। अब इसके साथ साथ एक और ऑर्बिटल की एंट्री हुई, उसको कहते हैं 5d ऑर्बिटल। मतलब जो डी सब शेल है इसके अंदर 5d ऑर्बिटल है, इसके अंदर 5 छोटे छोटे कमरे हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पे ये जो एस सब शेल है इसके अंदर एक ही 1s ऑर्बिटल मौजूद है। इसको मैं यहाँ
मतलब इसके अंदर एक कमरा मौजूद है, 1 कमरा। 1s ऑर्बिटल मतलब 1 शो कर रहे कि एक ऑर्बिटल मौजूद है, एक कमरा मौजूद है। 3p ऑर्बिटल्स के p के अंदर 3p ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इसके अंदर 3 कमरे होते हैं। यहाँ पर भी बताया है, यहाँ पर भी बताया था आपको। उसके अंदर जो 5d है, 5d के अंदर ये जो d सबशेल के अंदर 5d ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इसके अंदर 5 कमरे होते हैं, यहाँ पर भी आपको बताया था। इसी तरह जो f सबशेल है इसके अंदर 7 f ऑर्बिटल होते हैं, 7 छोटे छोटे रीजन होते हैं या 7 छोटे छोटे कमरे होते हैं, जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहां पर देख ले, ये जो कमरा है, ये जो छोटा कमरा है। और एक और चीज़ याद रखना, सबसे पहले जो ऑर्बिटल हैं, चाहे ये हो, ये जो मैंने आपको ऑर्बिटल बताए हैं 1s 3, ये सारे ऑर्बिटल है। जिस तरह ये सारे शेल है, ये सब शेल है, ये क्या है? ऑर्बिटल है। अब याद रखना, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन्स का वो घर है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, ये जो 1s ऑर्बिटल है, जो छोटा सा कमरा है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह, मतलब एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर हम इस तरह लिख दें या 1 2 के फॉर्म में, 3 के फॉर्म में, तो ये नामुनासिब है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल के अंदर, वो इस अपोजिट स्पिन में मौजूद होते हैं। इसी तरह 1s एक छोटा सा कमरा है ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब यहाँ पे ये 3 छोटे छोटे कमरे हैं, एक कमरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे 1s एक छोटा कमरा है, इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो 3p है, मतलब 3 छोटे कमरे हैं, जो p सब शेल है उसके अंदर 3 छोटे कमरे, 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जो d सब शेल है उसके अंदर 5 छोटे कमरे मौजूद है, एक कमरे के अंदर, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 1 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। इसी तरह यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल के अंदर, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये जो f सबशेल है, इसके अंदर 7 f ऑर्बिटल, मतलब इसके अंदर 7 छोटे छोटे कमरे हैं, ये हर कमरे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ। स्टूडेंट, अब हम इसको समराइज करते हैं। जिस तरह आपको पता है, ये जो आपके पास K शेल है, उसके अंदर एक ही सब शेल था, एक ही ऑर्बिटल था, एक ही ऑर्बिटल मतलब एक ही छोटा कमरा था, उसके अंदर आपको पता है, पहले इसको हम लिखते हैं 1, एक छोटा कमरा यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद आपको पता है L, जो आपके पास L शेल है, उसके अंदर 2 सब शेल थे sp, और उसके अंदर जो ऑर्बिटल थे, इसके अंदर 1s ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल थे, तो मतलब यहाँ पर इसको हम अलग कर लेते। इसका ये जो आपके पास L शेल है, टोटल कितने ऑर्बिटल इसके अंदर मौजूद है? एक ये है और 3 ये, टोटल 4 हो गए। ये मैंने कमरों की शक्ल में आपके सामने लिखी, 3 ये है, एक ये है, 4, टोटल कितने हो गए? 4। उसके बाद ये जो है ये M शेल है। कौन सा है? M शेल है। M शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने मौजूद? एक ये है, 3 ये है, 4 और 5 6 ये 9। यहाँ पर मैंने भी ये 5 ये हैं, 3 ये हैं और एक ये है, ये टोटल कितने हो गए? 9। उसके बाद जो आपके पास N शेल है, जो आपके पास N शेल है, ये आपके पास सारे क्या हो गए? N शेल। N शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? एक ये है, 3 ये है, 4 5 6 हो गया 9 और 7 ये है, ये टोटल कितने हो गए? 16। अब इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट यहाँ पर देख ले,
एक ऑर्बिटल है, मैंने आपको बताया था एक ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मैंने लिखे भी हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 2 ज़ा 2। उसके बाद ये जो टोटल कितने ऑर्बिटल है 4, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह यहाँ पे जो ऑर्बिटल है टोटल 9 है, हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये जो आपके पास जो ऑर्बिटल है एन शेल के अंदर टोटल कितने हैं 16 के अंदर हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई करें ये 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख ले, मैंने आपको जो बताया था आखिर में वही हुआ। के शेल के अंदर मैंने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, क्या आपको लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। एल शेल के अंदर मैंने कहा था 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपको 18 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। एन के अंदर कितने 32 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने प्रूव करके दिया है कि आपके पास जब आप शेल से सब शेल पे जाओगे ऑर्बिटल पे जाओगे, ऑर्बिटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, उस बुनियाद पर हम कहते हैं कि के अंदर 2 है, एल के अंदर 8 है, एम के अंदर 18 है, एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके अलावा हम एक फार्मूले के थ्रू भी ये डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, जिसमें हम ये तो हम KLN मतलब आप Z तक अगर आपके पास शेल था उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला है मेरे पास, वो फार्मूला है 2n²। n आपको पता है, n आपको पता है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल है। n आपको पता है वो नंबर ऑफ शेल है, मतलब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं m के लिए इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट मालूम करना चाहूँ कि m के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो यहाँ पर देखना ये मेरे पास फार्मूला मौजूद है 2n²। तो यहाँ पे 2 अपनी जगह पर लिख दें, n की वैल्यू m के लिए कितनी है 3 है या नहीं है, तो यहाँ पे 3 लिख दें स्क्वायर, 2 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, कितने हो गए, n के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 18 आते हैं। इसी तरह आप मालूम कर सकते हैं n के लिए, अगर मैं इसको मिटा दूं n के लिए भी आप मालूम कर सकते हैं। n के लिए आपको पता है n की वैल्यू कितनी है, n के लिए वो है 4, कितने हैं 4। तो यहाँ पे आप पुट कर दे फार्मूले के अंदर 2n4, सॉरी यहाँ पे आपने क्या लिखना है 4 लिखना है, ये फार्मूले का स्क्वायर 2 4 2 ज़ा सॉरी 4 2 ज़ा नहीं 4 4 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो इस फार्मूले से 2n² आप अगर आपके पास Z शेल भी था जो कि मुमकिन नहीं है, तब भी आप उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, जो कि आने वाले लेक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना उसके लिए बहुत लाजमी है। जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे वो आप उसको नहीं समझ सकते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।